प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए, ना ज़्यादा तेज़ ना बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। रात ऐसी थी जैसे आसमान ने कांपती हुई चादर ओढ़ रखी हो। धुंध गांव की गलियों में धीरे धीरे उतर आई थी। दीवारों पर ओस मोतियों सी अटकी थी और हवा की सिटकार सुनकर लगता था जैसे कोई अदृश्य उंगली खिड़कियों की जालियों पर सरक रही हो। लोग अपने अपने घरों में दुबके थे। चूल्हों की आंच मध्यम, बिस्तरों पर पुराने रजाई कंबल और नींद उन पलकों पर जो ठंड से बोझिल थीं। मगर एक दरवाज़ा था जो आज भी आधा खुला था, हरिनाथ का। हरिनाथ बूढ़ा किसान, जिसने उंगलियों की नसों में पूरी उम्र मिट्टी और पानी बहाया था, आंगन की नीची चौकी पर बैठा अपने जूतों की पट्टियां कस रहा था। उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं, पर नज़र में वही पुरानी सख्ती थी। खेत मेरी सांस है और सांस की रखवाली आदमी खुद करता है। वो धीरे से बुदबुदाया। किवाड़ से ठंडी हवा की झिड़ी भीतर आई। अलाव के कोयलों पर राख उड़ी और चिंगारियां जैसे कुछ कहना चाहती हूं। इतनी रात गए? अंदर से आवाज आई, गौरी की। इतने में खेत जाना जरूरी है क्या? हरिनाथ मुस्कुराया, सर पर ऊनी टोपी खींचते हुए बोला, जरूरी वही होता है जो ठंड को हरा दे गौरी। रात जितनी कड़ी, पहरा उतना पक्का। वह पुरानी लालटेन उठाने लगा। कांच धुंधला था, टिमटिमाहट कमजोर। उसने कांच पर उंगलियों से भाप पोंछी, बाती को थोड़ा ऊपर किया, एक लंबा सांस बाहर छोड़ा। लौ खिल उठी। आंगन के खपरेलों से टप टप ओस गिर रही थी। नीम के नीचे पुरानी बैसाखी लटक रही थी, जिस पर सर्दियों की कई रातें लिखी थीं। हरिनाथ ने लाठी उठाई, हथेली में ऐसे जकड़ी जैसे किसी का हाथ पकड़ा हो। दालान से निकलकर उसने दरवाजे की कुंडी को हल्का धक्का दिया। कुंडी छर्र छर्र बोली। ठंडी हवा ने चेहरे पर सख्त थपकी दी और दरवाजे की चौखट से बाहर रात की एक लंबी सीढ़ी खेतों की तरफ उतर गई। गली पार करते हुए उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर आती। हवा उन्हें तोड़ देती। दूर किसी घर के पिछवाड़े कुत्ता 2 बार भौंका और चुप हो गया। बाईं ओर पगडंडी थी। उधर से गेहूं की कच्ची खुशबू आती, जैसे बालियां सोते सोते मुस्कुरा रही हों। दाहिनी ओर तालाब की तरफ ओस ज्यादा भारी थी। घास पर बर्फ की महीन सुइयां जमी थीं, जो कदम रखते ही खनक सी देती। उसने लालटेन नीचे की, रास्ता देखा। पांवों की पुरानी आदत उसे बिना देखे भी आगे बढ़ा देती, पर आज की ठंड नहीं थी। हड्डियों के जोड़ में उतरती, खून की चाल धीमी करती। खेत की मेड़ दिखाई दी तो उसने एक पल को ठहरा। सामने उसका अपना खेत, लंबा चौड़ा सुनहरा सा अंधेरा। रात ने जैसे उसे ओढ़ रखा हो। आज की रखवाली बस दिखावे की नहीं, उसने मन ही मन कहा। हवा थोड़ी चंचल है, फसल खड़ी है, कोई भी चोर जानवर लालच में पड़े तो। उसने कान ताने। दूर सरकंडों के बीच हल्की सरसराहट, जैसे ठंड अपने पांव घसीटती फिर रही हो। वह मेड़ पर बैठ गया, लालटेन को बगल में रख अपनी हथेली मिट्टी पर टिकाई। मिट्टी ठंडी थी, मगर भीतर कुछ धड़क रहा था, नमी की धीमी सी धक धक। जाग रही है, उसके होंठ हिले। तू जाग रही है तो मैं कैसे सोऊं? उसने दोनों हथेलियों को रगड़कर गर्म किया, फिर गेहूं की धारियों की ओर देखा, जहां ओस की बूंदें तारों की तरह जड़ी थीं। अचानक एक हल्की खड़खड़ाहट, पराली का ढेर था या कोई छाया। उसने लालटेन उठाकर उस दिशा में रोशनी गिराई। रोशनी धुंध में फैलकर धुएं सा हो गई, फिर वापस सिमटी। कुछ साफ नहीं दिखा। हवा ने सरसर कर कान के पास कहा, लौट जा, जैसे बच्चों की शरारती फुसफुसाहट हो। वह मुस्कुराया। जाने कितनी रातें तुमने मुझे लौटने को कहा है, और मैं हर बार और अंदर उतर आया हूं। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। धड़कन ठंडी नहीं पड़ी थी। ठीक है, उसने लाठी से मेड़ ठोंक दी।
पहला चक्कर लगाते हैं। वह धीमे धीमे मेढ़ की गोलाई पर चला। हर 2-3 कदम पर वह ठहरता, मिट्टी छूता, कान झुकाकर सुनता कि चूहे की दौड़ है या हवा का धोखा। कहीं कहीं श्याल की दूर की टेर आती, फिर गायब हो जाती। नीम की ऊपरी डाल पर बैठकर एक उल्लू ने गर्दन घुमाई। गोल आंखें एक बार चमकी, जैसे रात की रखवाली में उसका भी हिस्सा हो। दोनों हाथों से लालटेन पकड़ी तो हथेलियां सचमुच गर्म लगने लगीं। गर्मी बाहर नहीं, इरादे में होती है। वह मन ही मन बुदबुदाया। पगडंडी के मोड़ पर पहुंचा तो अचानक पैरों के नीचे की मिट्टी थोड़ी बैठ गई। नहीं बिल, उसने घुटनों के बल झुककर उंगली से जमीन कुरेदी। अधूरी सी खुदाई, ताजी। तो कोई आता जाता रहा है। उसने उस जगह पर कांटेदार टहनियां अटका दी ताकि शिकार करने आए जानवर की रफ्तार टूटे। फिर लालटेन ऊंची उठाई। धुंध का जाल पतला पड़ा। दूर खेत के बीचों बीच एक गहरी छाया हिली। दिल ने हल्का सा उछाल भरा। कौन? उसकी आवाज धीमी मगर नुकीली निकली। छाया ठहरी नहीं, बहती रही, मानो हवा के साथ एक काली चादर सरक गई हो। वह सावधान होकर आगे बढ़ा, हर कदम सोच समझकर। लाठी की नोक से मिट्टी टटोली, पराली पर रोशनी दौड़ाई और घुमटी की तरफ झांका, जहां कभी वह बारिश से बचे बैठा करता था। घुमटी खाली थी, बस बांस की टट्टी पर बूंदें पिट-पिट गिर रही थीं। रात का रंग थोड़ा और काला हुआ। उसने गर्दन ऊपर उठाई, तारे जैसे सिमट कर दूर हो गए हों। आज आकाश भी रखवाली करवाना चाहता है क्या? उसके चेहरे पर थकी हुई हंसी आई। उसने घर की दिशा में एक पल देखा। वहां बहुत दूर, जैसे किसी खिड़की से रोशनी का कण डोलता हो। गौरी जाग रही है, सोचकर उसकी चाल में नरमी आई, पर पांव वापस खेत की तरफ ही मुड़े। मेढ़ के कोने पर पहुंचते ही गेहूं की बालों में झुंझुनी सी दौड़ गई। उसने तुरंत लालटेन नीची की। उसी पल पराली के पीछे से जैसे कोई साया झुका और उठ गया। लाठी उसकी मुट्ठी में कस गई। सांस रोकी। वह 2 कदम और बढ़ा। रोशनी का गोला आगे सरका। पराली की गठरी थी, आधी खुली, और उसके पास गिरे ताजा पग चिन्ह, न छोटे न बहुत बड़े, 2 जोड़ी। एक जोड़ी निशान खेत की तरफ गई, दूसरी मेढ़ के बाहर की ओर। उसने घुटनों के बल बैठकर निशान की गहराई नापी। वजन कम, चाल तेज। 2 हैं, उसने मन ही मन गिना। और आएंगे या लौटेंगे? लालटेन की लौ उस क्षण ऐसे कांपी जैसे किसी ने दूर से फूंक मारी हो। हवा ने दोबारा कान छुए। अब की बार आवाज साफ लगी, सावधान। हरिनाथ ने धीरे से लाठी को जमीन पर ठोक कर 3 बार संकेत दी। टुक टुक टुक। यह उसका पुराना इशारा था। गांव के किसी रखवाले तक ध्वनि पहुंचे तो समझ जाए कि खेत में हलचल है। ध्वनि गेहूं के बीच दौड़ी, धुंध में खो गई। उसने लालटेन उठाई, निशानों की दिशा में नजर और तेज की और अपनी पीठ सीधी कर ली। ठीक है, उसने फुसफुसाते कहा, रात लंबी है और पहरा अभी शुरू हुआ है। उसके कदम धीमे पर टिके हुए थे। आंखों में एक पतली सी चमक जागी। वह चमक जो ठंड तोड़ नहीं सकती, जो डर के आर पार देखती है। और तभी पराली के उस पार से जूतों के हल्के घिसटने की आवाज आई, इतनी धीमी कि अगर सांस तेज हो तो छूट जाए। पर किसान की सांस सधी थी। आवाज थमी, फिर चली, फिर थमी। हरिनाथ ने लालटेन की लौ जरा नीचे कर दी। खुद अंधेरे में समा सा गया और कानों को रात के दिल से जोड़ दिया। कौन है वहां? उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं, ललकार थी। धुंध के पर्दे के पीछे कुछ हिला, जैसे 2 परछाइयां एक दूसरे से अलग हुई हों। एक क्षण के लिए लालटेन की लौ लंबी हुई और सिकुड़ गई। दिल धड़का, लाठी की पकड़ और कड़ी हो गई और उसने एक कदम आगे बढ़ा दिया। आज की रखवाली अब असली रखवाली में बदलने वाली थी, क्योंकि खेत ने भी अपनी सांस तेज कर ली थी। हवा अब थोड़ी भारी हो चुकी थी, जैसे रात ने सांस खींच ली हो और पूरा खेत उसी सांस में अटका हुआ हो। हरिनाथ के कदम धीमे पड़ गए, मगर उसकी निगाहें हर कोने को टटोल रही थीं। लालटेन की लौ लंबी होकर कांप रही थी और उसकी परछाई मिट्टी पर फैलकर किसी तीसरे आदमी की तरह उसके साथ चल रही थी। गेहूं की बालियां हवा से सरसराईं। पहले हल्का सा संगीत लगा, फिर उस सरसराहट में कुछ ऐसा था जो डर पैदा कर दे, जैसे कोई कान के बिल्कुल पास से फुसफुसा गया हो। हरिनाथ ने गर्दन सीधी की। लाठी पर अंगुलियां कस गईं। कौन है वहां? उसने दोबारा कहा, मगर इस बार उसकी आवाज थोड़ी ऊंची थी। सामने बस धुंध थी,
और उसकी गहराई में हिलती हुई छायाएं। अचानक पराली का एक टुकड़ा हवा से उड़ा और उसकी लालटेन से टकराया। लौ झपकी, फिर सीधी हो गई। उसने एक लंबी सांस ली। शायद हवा ही है। वह बड़बड़ाया, पर दिल में यकीन नहीं आया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेड़ के किनारे कुछ गीली मिट्टी थी। वहां उसे पैरों के निशान फिर दिखे, लेकिन अब उनके ऊपर ओस जम चुकी थी। ये तो पुराने हैं, उसने अंदाज लगाया। पर उस वक्त सबसे अजीब बात यह थी कि मिट्टी से हल्की सी भाप उठ रही थी, जबकि ठंड इतनी थी कि सांस भी बर्फ बनती। अरे बाप रे! उसने मिट्टी को उंगली से छुआ। गरम गरम मिट्टी। वो हंस पड़ा। लगता है अब ठंड खुद बीमार हो गई है। उसी पल पीछे से पत्तियों की झुरझुरी हुई। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं। फिर दूर तालाब की तरफ से कोई चीज गिरी। छपाक! उसका दिल हल्का सा उछल गया। शायद कोई जानवर पानी पीने आया है। उसने खुद को समझाया, मगर निगाहें उस दिशा से हट नहीं रहीं। वो धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ा। हर कदम पर मिट्टी की खनक जैसे उसके साथ चल रही थी। आसमान में चांद पूरा था, लेकिन धुंध ने उसे दूध सा फैला दिया था। उसकी सफेदी में हर चीज डरावनी लग रही थी। गेहूं की बालियां, बांस के झुरमुट और यहां तक कि उसकी खुद की परछाई भी। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने लालटेन ऊंची की। पानी की सतह पर ओस की परत थी जो चांदनी में चमक रही थी। एक पल को लगा जैसे पानी नहीं, शीशा हो, और उस शीशे में उसे अपनी परछाई दिखी, थकी पर जिंदा। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, अभी बूढ़ा हूं पर हारा नहीं। इतने में हवा ने उसकी टोपी उड़ा दी। टोपी उड़ी और सीधे पानी के बीच गिरी। हरिनाथ ने पहले तो सोचा छोड़ दूं, पर अगले ही पल बोला, नहीं, ये मेरी पहचान है। वो घुटनों के बल झुक गया, हाथ बढ़ाया, लेकिन पानी तक पहुंचने से पहले ठंड ने उसकी उंगलियां सुन्न कर दी। कायदे से ठंड को सलाम करना पड़ता है। वो हंसा। पहले चुभती है, फिर आदत बन जाती है। टोपी किनारे आ लगी। उसने उसे उठाया, झाड़ा और सिर पर रख ली। उसी पल एक और आवाज आई, थक। वो मुड़ा। पगडंडी पर लालटेन की रोशनी में कोई चीज चमकी। वो पास गया। पुराना ताला पड़ा था, टूटा हुआ। उसने देखा, ये तो वही ताला है जो पनघट की कोठरी पर था। उसका माथा सिकुड़ गया। तो कोई यहां आया था और कुछ ले गया। वो अब पूरी तरह चौकन्ना था। लाठी उसके हाथ में और मजबूत हो गई। उसने आसमान की ओर देखा। चांद अब बादलों में घिर गया था। सिर्फ लालटेन की पीली रोशनी रह गई थी जो उसकी उंगलियों की तरह कांप रही थी। अचानक दूर गेहूं के बीच से कोई हंसी आई, बहुत हल्की, जैसे किसी बच्चे ने खिलखिलाकर एक सांस छोड़ी हो। वो ठिठक गया। कौन है? उसने चिल्लाया। हवा चली और वही हंसी फिर आई, थोड़ी दूर से। अब डर नहीं था, पर जिज्ञासा थी। वो आगे बढ़ा, लाठी आगे की। गेहूं की बालियां उसके घुटनों से टकरा रही थीं और हर कदम पर सरसराहट हो रही थी। अगर कोई है तो सामने आ, उसने कहा। रात डर की नहीं, सच की रखवाली होती है। वो जितना आगे बढ़ता, हंसी उतनी पीछे खिसकती। और जब वो खेत के बीच पहुंचा तो देखा एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना पड़ा था, पुराना, टूटा हुआ, जिस पर लाल रंग का फीका निशान था। ये तो मेरे बेटे का खिलौना है, उसने फुसफुसाया। वो जो बरसों पहले इस खेत में खेलते खेलते मिट्टी में सो गया था। उसकी आंखें भर आईं। उसने खिलौना उठाया, हाथों से मिट्टी झाड़ी। इतनी सर्दी में तू फिर कैसे यहां आया रे? हवा से जैसे कोई उत्तर आया, क्योंकि खेत को रखवाली अकेले नहीं करनी थी। हरिनाथ की गर्दन झुकी रही। मिट्टी की गंध अब उसे ठंडी नहीं अपनी लगी। अच्छा बेटा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू साथ है तो आज की रात कोई चोरी नहीं होगी। उसने खिलौना अपनी जेब में रखा, लालटेन फिर उठाई और धीरे धीरे वापस मेड़ की तरफ चल पड़ा। पीछे गेहूं की सरसराहट अब डरावनी नहीं थी, बल्कि ऐसे लग रही थी जैसे कोई धीमे धीमे ताल दे रहा हो। उसकी चाल अब पहले से हल्की थी। हर कदम पर मिट्टी की आवाज के साथ उसकी सांसें मिल रही थीं। खेत अब जाग रहा है। और जब उसने आकाश की ओर देखा तो धुंध के बीच से एक तारा झिलमिलाया, जैसे कोई बच्चा मुस्कुरा रहा हो। हरिनाथ ने सिर झुकाया। शुक्रिया, रखवाली अब 2 लोग कर रहे हैं। उसकी लालटेन की लौ स्थिर हो गई। हवा रुक गई और खेत में बस एक आवाज थी, ओस की बूंदें गिरने की, जो किसी लोरी जैसी लग रही थी। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी।
ठंड अब बदन में नहीं, हवा में बस गई थी। हरिनाथ खेत की मेड़ पर बैठा था। लालटेन उसके पास रखी थी और उसकी लौ अब स्थिर थी, जैसे खुद हवा ने हार मान ली हो। उसने अपनी ऊनी टोपी उतारी, माथे पर हाथ फेरा। बालों में बर्फ की महीन परत जमी थी, लेकिन चेहरे पर वही जिद थी जो जवान दिनों में होती थी। उसने आंखें बंद कीं और अंधेरे में जैसे पुराना वक्त खुलने लगा। खेत वहीं था, पर आवाजें बदल गई थीं। कानों में पुरानी हंसी गूंज उठी, एक बच्चे की और एक औरत की। जरा धीरे चलिए ना जी, आवाज आई। सारी मिट्टी उड़ जाएगी। हरिनाथ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मिट्टी उड़ती नहीं, हमारी आंखों में बस जाती है। वो सपना नहीं था, याद थी। सालों पहले की बात, जब वही खेत हरिनाथ और उसकी पत्नी शांति की दुनिया था। दोनों सुबह से शाम तक खेत में काम करते, गायें, कुदाल, और बीच में उनका छोटा बेटा सूरज, जिसकी हंसी खेत की मिट्टी से भी ज्यादा पवित्र थी। हरिनाथ की आंखों में चमक लौटी। अरे, सूरज तो हर काम में आगे रहता था। वो बुदबुदाया। कभी गोबर ढोता, कभी पानी भरता, और कभी बस मिट्टी पर लौटकर कहता, बाबा देखो, मैं बीज बन गया हूं। वो मुस्कुराया, मगर होंठ कांप गए। लालटेन की लौ हल्की हुई। फिर एक दिन उसकी आवाज धीमी पड़ी। ठंड थी उस दिन भी, ठीक ऐसी ही रात। उसकी निगाह खेत के बीच चली गई। फसल तैयार थी, पर हवा अजीब सी थी, सर्द और शोर मचाती। मैं और शांति पानी की धार रोकने में लगे थे और सूरज वहीं खेल रहा था। कहा था मैंने उसे दूर रहना, पर बच्चे सुनते कहाँ हैं। वो सांस छोड़ता है, जैसे भीतर से कोई बोझ निकल रहा हो। वो गड्ढे में फिसल गया। जब तक पहुंचा तब तक बस पानी था, सूरज नहीं। उसकी आंखों से आंसू नहीं, भाप निकली। वो कांपते होंठों से बोला, उस दिन मैंने पहली बार मिट्टी से दुश्मनी कर ली थी। कहा था अब तू मेरी नहीं रही। पर खेत ने जवाब नहीं दिया, बस हर साल ठंड बढ़ती गई। लालटेन की लौ अब थोड़ी हिल रही थी, शायद हवा भी रो रही थी। शांति, वो भी ज्यादा दिन नहीं रही। हरिनाथ ने मिट्टी की ओर देखा। कहती थी मिट्टी को माफ कर दो, पर मैं कैसे करता जब उसी ने मेरा बेटा छीना था। वो उठा, लाठी पर झुका और खेत के बीचों बीच चला गया। गेहूं की बालियां उसके पांवों से छूकर झुक रही थीं, जैसे किसी पुराने पाप को माफ कर रही हों। वो मिट्टी पर बैठ गया, हाथ से एक मुट्ठी उठाई और हथेलियों के बीच रगड़ कर देखा। अब तू ठंडी नहीं लगती, उसने कहा, क्योंकि आज तूने मेरे बेटे की याद लौटा दी। उसने जेब से वो लकड़ी का खिलौना निकाला जो सेक्शन 2 में मिला था। उसे धीरे से मिट्टी पर रखा। तू यहीं रहेगा अब, खेत की रखवाली अब तेरी भी है। उसी पल आसमान में बादल हटे और चांद की रोशनी सीधी उस मिट्टी पर पड़ी जहां खिलौना रखा था। लालटेन की लौ और तेज हुई। हरिनाथ ने आसमान की तरफ देखा। सूरज, बेटा देख, तेरा खेत अब फिर से जिंदा है। एक हल्की हवा चली और गेहूं की बालियां झूमी, जैसे किसी ने हाँ में सिर हिलाया हो। उसके चेहरे पर अब सुकून था। अब अगर ठंड आए भी तो मैं डरूंगा नहीं, उसने कहा, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं। वो उठा, लालटेन उठाई और पीछे मुड़कर देखा। जहां अभी उसने खिलौना रखा था, वहां अब मिट्टी पर हल्की सी भाप उठ रही थी। तू खुश है ना बेटा, उसने मुस्कुराकर कहा, और जवाब में हवा ने खेत की हर बाल को हिलाकर कहा, हाँ बाबा, अब ठंड मुझे नहीं छूती। हरिनाथ ने गहरी सांस ली। चलो, रखवाली अब दिल से होगी। लालटेन की लौ उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखों में वो पुराना जोश लौट आया जो सालों से मिट्टी के नीचे दबा था। रात की ठंड अब वहीं थी, पर अब उस ठंड के सामने एक गर्म दिल खड़ा था। खेत अब पूरी तरह जाग चुका था। ओस की बूंदें चमक रही थीं, गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं, और हरिनाथ के भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई थी। वो मेड़ पर बैठा, लालटेन बगल में रखी, और मिट्टी की तरफ देखकर बोला, देखा बेटा, अब कोई डर नहीं रहा। तेरी माँ कहती थी, जो अपने खेत से बात करे वो कभी अकेला नहीं होता। हवा से सरसराहट आई, धीरे धीरे, जैसे किसी ने पत्तों के बीच से सांस छोड़ी हो। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कीं। रात कुछ नरम सी लगने लगी थी। लाठी उसकी गोद में थी और ठंड जैसे घुटनों के नीचे बैठी थी। पर तभी हवा का एक झोंका आया, इतना तेज कि लालटेन की लौ सीधी झुक गई। 'लौ' ने एक बार कांप कर जैसे चीख मारी, फूं, और बुझ गई।
हरिनाथ का चेहरा अंधेरे में डूब गया। उसने हड़बड़ाकर लालटेन को झटका, कांच हिलाया। अरे, अभी तो तेल था। उसके हाथों में अब सिर्फ अंधेरा था। खेत की सरसराहट अब जोर से सुनाई देने लगी। वो आवाज जो पहले लोरी जैसी लगती थी, अब डर जैसी लग रही थी। कानों में जैसे कोई फुसफुसाया, अब तो तू अकेला है। उसने अपनी सांस रोकी। कौन है? उसकी आवाज थोड़ी कांपी, पर लाठी मजबूत थी। कौन बोल रहा है? जवाब नहीं आया, सिर्फ दूर गेहूं के बीच कुछ हिलने की आवाज। छर्र छर्र छर्र। उसने लाठी उठाई। अगर जानवर है तो निकल जा, खेत किसी का पेट पाल सकता है, डराने का नहीं। मगर आवाज नहीं थमी, बल्कि पास आने लगी। हर बाल हिल रही थी, जैसे कोई उसमें से गुजर रहा हो। वो आगे बढ़ा, बाएं हाथ से लालटेन पकड़े हुए, दाएं से लाठी आगे की। सांस मत तोड़ हरिनाथ, उसने खुद से कहा। तू 20 साल ठंड झेल चुका है, ये रात भी निकाल लेगा। पर अगला पल, थक, कहीं से कोई चीज गिरने की आवाज आई। उसका दिल एक पल को थम गया। कौन है वहां? लाठी की नोक से उसने मिट्टी टटोली। कुछ नहीं। पर फिर थक थक थक, 3 बार वही आवाज, जैसे कोई खेत की जमीन पर हथेली से मार रहा हो। हरिनाथ ने झुककर सुना। ये तो वही पुराना कुआं वाला इलाका है। उसकी सांसें तेज हुईं। कहीं कोई नीचे गिर तो नहीं गया? वो आगे बढ़ा, लाठी से रास्ता टटोलते हुए, गेहूं की बालियों को धीरे धीरे हटाते हुए। मिट्टी थोड़ी फिसलन भरी थी। हर कदम पर जूतों से आवाज आती। छप छप छप। अचानक सामने कुछ चमका, एक धातु का टुकड़ा। वो झुका। अरे, ये तो ताला! वही ताला जो पिछले हिस्से में तालाब के पास टूटा मिला था। तो तू यहां कैसे आया रे? उसने उसे उठाया। ठंडा नहीं था, गर्म था। अभी अभी गिरा है, उसने धीरे से कहा। अब वो पूरी तरह चौकन्ना था। लाठी दोनों हाथों में कस ली। उसकी आंखें अब अंधेरे की आदत पा चुकी थीं। गेहूं की झाड़ियां हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे कोई उनमें छिपकर सांस ले रहा हो। वो कुछ कदम और बढ़ा, सांस धीमी, कान चौकस। अगर इंसान है तो बोल दे, डरना नहीं। चुप्पी, बस दिल की धक धक। फिर अचानक एक परछाई सरकती दिखी। लालटेन की बुझी लौ के धुंधले शीशे में उसका अक्स पड़ा। काले कपड़े में कोई झुककर कुछ उठा रहा था। हरिनाथ ने लाठी सीधी की। रुक जा! परछाई हिली और अगले ही पल भागने लगी। हरिनाथ ने बिना सोचे पीछे कदम बढ़ाए। रुक जा रे, रुक जा! वो दौड़ा। उसकी सांसें तेज, पांव फिसलते हुए मिट्टी पर पड़ रहे थे। गेहूं की पंक्तियां कांपने लगीं। लाठी हवा में लहराई। रुक जा, ये खेत किसी का हक का नहीं चुराने देगा। वो लड़खड़ाया, मगर संभल गया। परछाई अब दूर खेत के किनारे पहुंच चुकी थी। हरिनाथ ने आखिरी बार जोर से चिल्लाया। भागने वाला चाहे कितना तेज हो जाए, खेत की मिट्टी उससे भी तेज पकड़ती है। और जैसे ही उसने लाठी जमीन पर मारी, परछाई ठिठक गई। एक पल को थमी, फिर वहीं गिर गई। धप! हरिनाथ दौड़कर उसके पास पहुंचा, हाथ में लाठी, सांस धौंकनी जैसी। कौन है तू? वो झुका। परछाई स्थिर थी। धीरे धीरे उसने कंधा पकड़कर पलटा, और जैसे ही लालटेन की झिलमिल रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, हरिनाथ की आंखें फैल गईं। तू? वो तो कोई अनजान नहीं था, गांव का ही लड़का। नाम था मन्नू। वो जो हर साल खेत में मजदूरी करता था और पिछले महीने से दिखा नहीं था। मन्नू, तू यहां क्या कर रहा है रे? लड़के की सांस फूल रही थी। वो कुछ कहने की कोशिश में हांफता रहा। मैं चोरी नहीं कर रहा था काका। हरिनाथ का चेहरा कठोर हुआ। तो फिर ये भागना क्यों? मन्नू की आंखों से आंसू निकल पड़े। काका, पेट की आग ठंड से ज्यादा जलती है। हरिनाथ के होंठ बंद हो गए। वो एक पल को चुप रहा। हवा में ठंड नहीं, अब शर्म थी। चल, उसने कहा। अब जो होगा खेत के सामने होगा। उसने मन्नू को उठाया, उसके कांधे पर हाथ रखा, और दोनों धीरे धीरे मेड़ की तरफ लौटने लगे। लालटेन की बुझी लौ अब फिर से जल उठी, जैसे किसी ने अंदर से आग फूंक दी हो। रात अब अपने सबसे ठंडे पड़ाव पर थी। आसमान के तारे जैसे किसी ने बुझा दिए हों। हर तरफ सफेद धुंध थी, और उस धुंध के बीच 2 साएं, हरिनाथ और मन्नू, धीरे धीरे मेड़ पर लौटते हुए। मन्नू के पैर कांप रहे थे, सांस टूटी हुई और कपड़े गीले। हरिनाथ ने उसके कंधे को कसकर पकड़ा। धीरे चल रहे,
गिर जाएगा तो खेत की मिट्टी भी शर्माएगी। मन्नू कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें नीचे थीं, जैसे हर शब्द उसके गले में ठंड की तरह जम गया हो। दोनों जब अलाव के पास पहुंचे तो राख ठंडी हो चुकी थी। हरिनाथ ने लाठी से कुरे दी। थोड़ी सी चिंगारी निकली। देख मन्नू, उसने कहा, आग को भी बस हवा चाहिए होती है, वरना वो भी बुझ जाती है। मन्नू कुछ कहने ही वाला था कि हरिनाथ ने उसे रोक दिया। बैठ, पहले गरम हो जा। वो पास बैठा, कांपते हाथों को आग के पास फैलाया। हरिनाथ ने उसे देखा। चेहरे पर डर नहीं, थकान थी। बता रे बेटा, तू इस ठंडी रात में खेत में क्या कर रहा था? मन्नू ने धीरे से कहा, काका, मैं बस थोड़ी पराली लेने आया था। घर में बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। रोटी नहीं थी, लकड़ी नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। मैंने सोचा खेत के कोने से थोड़ा सूखा घास उठा लूंगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। हरिनाथ की सांस भारी हुई। वो आगे झुका। तो भाग क्यों रहा था? मन्नू बोला, क्योंकि मुझे लगा आप मुझे भी चोर समझेंगे। कुछ पल दोनों चुप रहे। बस आग की चरमराहट थी और ठंड जो अब दूर होती लग रही थी। हरिनाथ ने धीरे से कहा, बेटा, जो भूख में चोरी करे वो चोर नहीं, बेबस होता है, पर जो मेहनत छोड़ दे वो खुद से चोरी करता है। मन्नू ने सिर झुका लिया। काका, काम तो ढूंढता रहा, पर गांव में किसी के पास देने को कुछ नहीं था। शहर जाने की सोची थी, पर बच्चों की सर्दी देखी नहीं गई। हरिनाथ ने आग में लकड़ी डाली। लपटें उठीं। उसने उनमें देखा, कभी खुद का चेहरा, कभी अपने बेटे सूरज का। मन्नू, उसने कहा, मिट्टी सबको बराबर देती है, पर वक्त सबको बराबर नहीं रखता। तूने मदद मांगी होती तो शायद मैं दे देता, पर डर ने तुझे छोटा कर दिया। मन्नू ने कांपते स्वर में कहा, काका, डर ही तो था कि आप मना कर देंगे। हरिनाथ ने हंसते हुए कहा, अरे रे, मैं भले बूढ़ा हूं, पर दिल अभी भी गर्म है। ठंड से डरकर भागने वाले खेत की रखवाली नहीं कर सकते। उसने अपने गले का ऊनी मफलर निकाला और मन्नू के कंधे पर डाल दिया। अब गर्म हो जा और सुन, कल सुबह मेरे साथ खेत की मेड़ ठीक करेगा। दिन की मजदूरी नहीं, गर्मी मिलेगी। मन्नू की आंखों से आंसू बह निकले। काका, आपने तो मुझे माफ कर दिया। हरिनाथ ने मुस्कुराकर कहा, माफ तो वो करता है जो ऊपर बैठा है। मैं तो बस एक किसान हूं, जो जानता है कि मिट्टी से जो गिरा वो मिट्टी से ही उठता है। हवा फिर चली, मगर इस बार वो काटती नहीं थी, जैसे खेत खुद आग की लपटों को अपने में समा रहा हो। हरिनाथ ने आसमान की ओर देखा। कभी कभी बेटा, रखवाली सिर्फ फसल की नहीं होती, इंसानियत की भी करनी पड़ती है। मन्नू बोला, काका, मैं कसम खाता हूं, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। हरिनाथ ने कहा, बस एक बात याद रख, ठंड सिर्फ बाहर नहीं होती, दिल में भी होती है। अगर दिल की आग बुझ गई तो सबसे बड़ी सर्दी वही होती है। दूर गांव की तरफ से मुर्गे की हल्की बांग सुनाई दी। हरिनाथ ने मुस्कुराकर कहा, देख, सुबह होने वाली है, अब ठंड हारने वाली है। मन्नू ने अलाव में लकड़ी डाली। आग और तेज हुई। उसकी रोशनी में दोनों की परछाइयां मिट्टी पर लंबी होकर एक दूसरे से मिल गईं, जैसे उम्र और जवानी ने एक ही आग में हाथ सेंक लिए हों। हरिनाथ ने लाठी उठाई। चल बेटा, अब खेत का दूसरा चक्कर लगाएंगे। अब डर की नहीं, हिम्मत की रखवाली करनी है। दोनों खेत की तरफ बढ़े। आग की रोशनी पीछे रह गई, पर उनके कदमों की आहट मिट्टी में लिखी रह गई, एक बाप और बेटे जैसी जोड़ी की कहानी के रूप में। सुबह की हल्की सफेदी अब आसमान पर चढ़ने लगी थी। धुंध थोड़ी छोटी थी, पर ठंड अब भी जिद्दी थी। हरिनाथ और मन्नू खेत की मेड़ पर बैठे थे। एक बूढ़ा किसान जिसकी लकीरों में अनुभव लिखा था, और एक जवान लड़का जिसके चेहरों पर चिंता की परछाई थी। आसमान के उस पार सूरज धीरे धीरे उग रहा था। ओस से भीगे गेहूं की बालियां सूरज की किरणों में सोने सी चमक रही थीं। हरिनाथ ने मिट्टी की ओर देखा और बोला, देख बेटा, ये मिट्टी है ना, इसे पहचानने में जिंदगी लग जाती है। जो इसे बस खेत समझता है वो किसान नहीं, मजदूर है। मन्नू ने सिर झुकाकर कहा, काका, पर मिट्टी तो सबकी एक जैसी होती है ना? हरिनाथ मुस्कुराया, नहीं रे, मिट्टी भी इंसान जैसी होती है। जिसके दिल में जो भाव हो वही उसे मिलती है। कभी ये धरती रोटी बनकर पेट भर देती है और कभी कर्ज बनकर सीना जला देती है। मन्नू ने चुपचाप उसकी बात सुनी, फिर धीरे से पूछा, काका,
आपने कभी ठान नहीं लिया कि अब बस सब छोड़ दें? हरिनाथ ने सिर उठाया, आसमान की ओर देखा और कहा, जब तक सांस है तब तक खेत है, और जब तक खेत है तब तक उम्मीद है। वो मिट्टी उठाकर अपनी हथेली पर रखता है। देख, ये ठंडी लग रही है ना? मन्नू ने हाँ में सिर हिलाया। पर जब सूरज निकलेगा तो यही मिट्टी गर्म होगी। बस यही फर्क है मेहनती और हार मानने वाले में। एक ठंड से भागता है, दूसरा ठंड से लड़ता है। मन्नू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। काका, आप तो जैसे मिट्टी के गुरु लगते हैं। हरिनाथ हंस पड़ा। अरे रे, मैं गुरु नहीं, खुद भी अब तक सीख ही रहा हूं। कभी सोचा था मिट्टी सिर्फ बोने के काम की होती है, फिर समझ आया ये तो सिखाने के भी काम आती है। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। सिर्फ हवा और गेहूं की सरसराहट की आवाज थी। फिर हरिनाथ ने पूछा, मन्नू, तेरे घर में कितने लोग हैं? काका, बीवी और 2 बच्चे। छोटा अभी 5 साल का है। नाम? रवि। हरिनाथ की आंखों में चमक आई। रवि? अच्छा नाम है, सूरज की तरह चमकने वाला। तू जानता है, मेरे बेटे का नाम भी सूरज था। मन्नू चौंका। आपने बताया नहीं। हरिनाथ की नजर दूर खेत के एक कोने पर टिक गई। वो यहीं था, इसी खेत में गिरा था। उम्र तेरे बेटे जितनी ही थी। तब से मैं हर बच्चे में उसे देखता हूं। मन्नू ने धीरे से कहा। काका, शायद इसलिए आपने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। हरिनाथ ने सिर हिलाया। गुस्सा तो आया था बेटा, पर उससे ज्यादा दर्द हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं भूख जब इंसान को झुकाती है तो शर्म सिर नहीं उठाने देती। मन्नू की आंखें भर आईं। उसने मिट्टी उठाई और बोला, काका, अब ये मिट्टी मैं भी अपना मानता हूं। हरिनाथ ने कहा, बस यही तो बात है बेटा, जिस दिन तू मिट्टी को अपना मान लेगा उस दिन मिट्टी तुझे पराया नहीं छोड़ेगी। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ रहा था। हरिनाथ ने कहा, अब खेत का पानी देख लेते हैं, आज दोपहर में नहर खोलनी होगी। मन्नू ने कहा, मैं कर दूंगा काका। हरिनाथ मुस्कुराया। नहीं बेटा, ये काम दोनों करेंगे, क्योंकि मेहनत अकेले करने से नहीं, साथ करने से फल देती है। दोनों खेत में उतर गए। पैरों के नीचे की मिट्टी अब ठंडी नहीं लग रही थी। हरिनाथ ने महसूस किया, सिर्फ सूरज नहीं निकला था, उसके दिल के भीतर भी एक नया सवेरा हुआ था। मन्नू, उसने कहा, आज से तू मेरा मजदूर नहीं, मेरा साथी है। इस खेत की रखवाली अब हम दोनों करेंगे। मन्नू मुस्कुराया। काका, अब ठंड नहीं लग रही। हरिनाथ हंसकर बोला, क्योंकि अब दिल गर्म हो गया है बेटा। दोनों की हंसी खेत में गूंज उठी। दूर तक फैली गेहूं की बालियां जैसे झूम कर कह रही थीं, अब ठंड खत्म हो रही है। हरिनाथ ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, सूरज देख, अब तेरी रखवाली कोई और कर रहा है। और हवा ने जैसे जवाब दिया, हाँ बाबा, अब सब संभल गया है। धीरे धीरे खेत में हल्की रोशनी फैल गई। हरिनाथ ने अपनी लाठी मिट्टी में गाड़ दी। ये अब हमारी निशानी रहेगी मन्नू। जब तक ये खड़ी है समझ लेना, कोई ठंड हमें तोड़ नहीं सकती। सूरज अब धीरे धीरे खेत के पीछे से झांक रहा था। ओस की बूंदें सुनहरी हो चुकी थीं और मिट्टी से भाप उठ रही थी, जैसे धरती ने खुद भी गर्म सांस ली हो। हरिनाथ ने पास रखे सूखे टुकड़ों से छोटा सा अलाव जलाया। लकड़ियां चटखने लगीं। आग की लपटें नाचती हुई हवा में ऊपर उठीं और उस रोशनी में उनके चेहरे लाल सुनहरे हो गए। मन्नू ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर आग सेंकी। काका, उसने धीरे से कहा, यह आग भी अजीब चीज है, ठंड भगाती है पर पास जाओ तो जला देती है। हरिनाथ मुस्कुराया। हाँ बेटा, आग और इंसान एक जैसे हैं। दोनों जब तक हद में रहते हैं जिंदगी को गर्मी देते हैं, सीमा पार की नहीं कि सब कुछ राख। मन्नू ध्यान से सुन रहा था। वो अब भी उस रात के डर से थोड़ा कांप रहा था, पर अब उसके भीतर एक नई चमक थी, जैसे आग की लपटें उसके मन में भी जलने लगी हों। हरिनाथ ने मिट्टी की ओर देखा। जानता है मन्नू, जब मैं जवान था तब ये आग मेरे लिए बस गर्मी नहीं थी, ये उम्मीद थी। जब खेत सूख जाता था तो हम इसी आग के पास बैठकर अगली फसल का सपना देखते थे। कभी कभी खाना नहीं होता था, पर आग जरूर जलती थी, क्योंकि आग बुझी तो हिम्मत भी बुझ जाती। मन्नू ने कहा, काका, मैं सोचता था किस्मत ही सब कुछ है, जिसे जो लिखा है वही मिलता है। हरिनाथ हंसा। अरे पगले, किस्मत मिट्टी की तरह होती है, जितना जोतेगा उतनी फसल निकलेगी।
जो हाथ गंदे करने से डरता है वो पेट खाली रखता है। मन्नू के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने आग में लकड़ी डाली। काका, कल रात जब आप मुझे पकड़ रहे थे मैं बहुत डर गया था, पर अब लगता है आप न पकड़ते तो मैं खुद को खो देता। हरिनाथ ने कहा, इंसान जब गिरता है ना बेटा, तो उसे कोई उठाने वाला चाहिए होता है, वरना वो गिरना ही अपनी किस्मत मान लेता है। कुछ देर दोनों चुप रहे। बस आग की लपटें आवाज कर रही थीं, छन छन, थक थक, और उस आवाज में जैसे कोई पुराना गीत बज रहा था। मिट्टी बोले, आग बोले, जो मेहनत करे वही सोने। हरिनाथ ने आग की तरफ देखते हुए कहा, तूने देखा, कल रात ठंड ने हमें डराया था, लेकिन उसी ठंड ने ये आग भी दी। यानी जो तकलीफें हैं वो भी अपने साथ रास्ता लेकर आती हैं। मन्नू ने सिर हिलाया। सही कहा काका, कभी कभी हम बस अंधेरे को देखते हैं, पर ये नहीं सोचते कि उसी में आग भी जलती है। हरिनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, अब तो तू बातों में भी किसान लगने लगा। दोनों हंस पड़े। उनकी हंसी खेत में गूंज गई। सर्दी की हवा भी जैसे कुछ पल को ठहर गई। चल बेटा, हरिनाथ ने कहा, आज से तू मेरे साथ दिन में काम करेगा, रात को रखवाली भी साथ करेगा। मैं बूढ़ा हूं, पर तेरे साथ दिल जवान हो जाएगा। मन्नू बोला, काका, मैं पूरी जान लगाऊंगा। अब ये खेत मेरा भी है। हरिनाथ ने कहा, हाँ, लेकिन याद रख, खेत सिर्फ उन लोगों का नहीं होता जो इसे जोतते हैं, बल्कि उन सबका होता है जो इसमें सच्चाई छोड़ते हैं। मन्नू ने हाथ जोड़े। काका, मैं कसम खाता हूं, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ना किसी का हक छीनूंगा। हरिनाथ ने लाठी जमीन में गाड़ दी और मिट्टी की ओर देखकर कहा, सुन मिट्टी, आज से ये लड़का भी तेरा बेटा है। हवा चली, गेहूं की बालियां झूमी, जैसे मिट्टी ने उस बात को स्वीकार कर लिया हो। देख बेटा, हरिनाथ बोला, ये मिट्टी हर इंसान की परख लेती है। जिसने इसका साथ सच्चे दिल से दिया, उसे ये कभी खाली नहीं रखती। मन्नू ने कहा, काका, लगता है ये आग अब ठंडी नहीं होगी। हरिनाथ मुस्कुराया। हाँ बेटा, क्योंकि अब ये सिर्फ लकड़ियों से नहीं, दो दिलों की हिम्मत से जल रही है। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। खेत पर सुनहरी रोशनी बिखरी थी। हरिनाथ ने लाठी उठाई। चल, अब आज का दिन शुरू करें। रात ने जो सिखाया उसे आज मिट्टी में बोएंगे। दोनों ने आग को आखिरी बार देखा। उसकी लपटें अब धीमी हो गई थीं, पर उसकी गर्मी उनके भीतर उतर चुकी थी। वे आगे बढ़े और पीछे अलाव की राख हवा में उड़कर मिट्टी पर गिर गई, जैसे रात की कहानी अब खेत की यादों में बस गई हो। दिन ढलने लगा था। सूरज धीरे धीरे गेहूं के पीछे छिपता गया और खेत पर एक हल्की धुंध उतर आई। हवा में मिट्टी और लकड़ी की महक घुली हुई थी, वो महक जो सिर्फ सर्दियों के गांव में महसूस होती है, जहां हर सांस में मिट्टी की मिठास और ठंड का कसैलापन साथ चलता है। हरिनाथ ने अपनी लाठी कंधे पर रखी और कहा, चल बेटा, अब रात की तैयारी करनी है। दिन की गर्मी चली गई, अब हिम्मत की बारी है। मन्नू ने आग के लिए सूखी टहनियां इकट्ठी की। दोनों ने मेड़ के पास फिर से अलाव जलाया। धीरे धीरे लाल लपटें उठीं और आग ने ठंडी हवा को चीर दिया। हरिनाथ आग की तरफ देखते हुए बोला, देख मन्नू, दिन का सूरज आदमी के हाथों से कमाल करवाता है, पर रात का सन्नाटा उसके दिल की परीक्षा लेता है। मन्नू ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, काका, अब ठंड डराती नहीं, आपके साथ तो लगता है आग भी भीतर जलती है। हरिनाथ हंसा। ठंड को हराने का सबसे अच्छा तरीका है किसी का साथ। दोनों खेत के कोने पर बैठे। रात की हवा अब और गहरी हो गई थी। ओस गिरने लगी थी। हर पत्ता चमकने लगा था। कहीं दूर गांव के मंदिर की घंटी की आवाज आई, जिसके साथ मन्नू की आंखें भारी होने लगीं। हरिनाथ ने देखा, वो धीरे धीरे ऊँघने लगा है। थक गया होगा रे, उसने कहा। जा, थोड़ी देर सिर रखकर सो जा, मैं देखता हूं खेत। मन्नू ने कहा, नहीं काका, अब मैं आपके साथ रखवाली करूंगा। पर उसकी आंखें नींद में झुक रही थीं। हरिनाथ ने मुस्कुराकर अपनी ऊनी चादर उतारी और उसे मन्नू के कंधों पर डाल दी। रखवाली करने वाला भी इंसान होता है बेटा, नींद उससे लड़ना नहीं, बांटना चाहिए। मन्नू जमीन पर बैठ गया और कुछ ही पल में उसकी सांसें धीमी पड़ गईं। आग की लपटें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, जैसे मां का हाथ माथे पर हो। हरिनाथ उठकर खेत के बीच चला गया। रात ठंडी थी, पर उसके कदमों में अब भी वही पुरानी मजबूती थी।
वो गेहूं की पंक्तियों के बीच चलता रहा, हर पौधे को हाथ से छूता हुआ, जैसे अपने बच्चों को देख रहा हो। देखो मेरे बच्चों, वो बुदबुदाया, आज हवा तेज है, पर मैं यहां हूं। अचानक हवा और तेज हो गई। लालटेन कांपी, आग की लपटें लंबी होकर लहराईं। दूर से कुछ सरसराने की आवाज आई। छर छर छर। हरिनाथ रुका। कौन है वहां? उसने आवाज दी। जवाब नहीं आया, सिर्फ झाड़ियों की हरकत और एक धीमी सी फुसफुसाहट। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, पर चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो लाठी कसकर आगे बढ़ा। अगर जानवर है तो निकल जा, और अगर इंसान है तो सामने आ। आवाज अब और करीब थी। हरिनाथ ने लालटेन ऊंची उठाई, कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक थक, पीछे कुछ गिरा। वो मुड़ा। एक पुराना डिब्बा मिट्टी में लुढ़क रहा था। वो झुका, डिब्बा उठाया। उस पर पुरानी जंग जमी थी। अरे ये तो वही डिब्बा है जो सालों पहले यहां दबाया था। वो कुछ पल को ठिठक गया। इसमें तो बीज रखे थे। उसने डिब्बा खोला। अंदर पुराने सूखे बीज थे, जिन पर जंग लगी थी, पर नीचे की परत में एक चमकती हुई दाना अभी भी हरा था। हरिनाथ ने उसे हथेली पर लिया। इतने सालों में भी जिंदा? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शायद इस खेत में अभी भी उम्मीद बची है। वो उठा, मिट्टी खोदी और वो हरा बीज उसमें डाल दिया। देखते हैं बेटा, कितनी ठंड सह सकता है तू। वो मिट्टी पर हाथ फेरकर उठा ही था कि अचानक तेज हवा चली और कहीं पास से आवाज आई, काका। वो ठिठक गया। कौन? फिर वही आवाज, धीरे, कांपती हुई, काका। वो लालटेन लेकर आवाज की दिशा में चला, पर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ झोपड़ी की ओर जाती मिट्टी पर ताजे पांवों के निशान। वो हंसा। लगता है मन्नू नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है। वो लौटने लगा, पर उसकी नजर गेहूं के बीच पड़ी। जहां अभी उसने बीज बोया था, वहां मिट्टी थोड़ी हिल रही थी, जैसे कोई भीतर से सांस ले रहा हो। वो मुस्कुराया। ठंड चाहे जितनी भी बढ़ जाए, जिंदगी हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। वो वापस अलाव के पास आया। मन्नू अब भी सोया था और आग धीरे धीरे बुझ रही थी। हरिनाथ ने फिर से लकड़ी डाली। लपटें उठीं और उसकी आंखों में परछाई सी तैर गईं, किसी पुराने खेत, किसी पुराने बच्चे की। उसने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, सूरज, आज फिर बीज बो दिया मैंने। हवा चली और गेहूं की बालियां झूमी, जैसे किसी ने दूर से जवाब दिया हो। हाँ बाबा, अब ठंड हार जाएगी। रात की हवा आज कुछ अलग थी। न ठंडी थी, न शांत, बस बेचैन, जैसे कोई अदृश्य डर खेत के चारों ओर घूम रहा हो। हरिनाथ ने अपनी धोती के छोर से लालटेन का कांच साफ किया, लपट को ऊंचा किया और खेत की तरफ देखा। गेहूं की बालियां हिल तो रही थीं, पर हवा नहीं चल रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर मिट्टी की छर्र छर्र आवाज गूंजती। अरे ये कैसी हवा है आज, उसने खुद से कहा। ठंड से ज्यादा अजीब है इसका सन्नाटा। अलाव पीछे धीमी आंच पर जल रहा था। मन्नू वहीं चादर में दुबका था और उसकी सांसें नींद में शांत थीं। हरिनाथ ने पलट कर देखा, फिर कदम बढ़ा दिए। खेत के बीच पहुंचकर उसने झुककर मिट्टी छुई। ठंडी नहीं, गीली थी। सुबह तो धूप थी। फिर वो कुछ सोच ही रहा था कि अचानक थक की आवाज आई। कहीं पास ही कुछ गिरा। वो चौकन्ना हुआ, लाठी को कसकर पकड़ा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस वही आवाज फिर आई, थक थक थक, जैसे कोई लकड़ी को जमीन पर खींच रहा हो। हरिनाथ की सांसें तेज हो गईं। जानवर नहीं लगता, उसने धीरे से बुदबुदाया। वो आगे बढ़ा। लालटेन की रोशनी खेत की बालियों पर पड़ रही थी और उनकी लंबी परछाइयां मिट्टी पर नाच रही थीं, कभी लंबी, कभी टूटी, कभी बिल्कुल गायब। वो खेत के कोने तक पहुंचा, जहां पानी की नाली थी। नीचे झांका और देखा कि मिट्टी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने नीचे कुछ खींचा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कहीं फिर कोई चोरी। वो नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। बस आवाज, छप छप छप, जैसे कोई मिट्टी पर नंगे पैर दौड़ रहा हो। हरिनाथ ने लाठी उठाई और जोर से पुकारा, रुक जा, सामने आ। लेकिन आवाज नहीं थमी। वो अब और पास आ रही थी। कानों में किसी के दौड़ने, सांस लेने और मिट्टी फिसलने की आवाजें गूंज रही थीं। वो पीछे मुड़ा, पर कुछ नहीं दिखा।
सिर्फ खेत की बालियां झूम रही थीं और ठंडी हवा में जैसे किसी की फुसफुसाहट तैर रही थी। काका! उसने चौंक कर पीछे देखा। कौन? अब आवाज साफ आई। काका, जल्दी आओ। उसका दिल बैठ गया। ये तो मन्नू की आवाज है। वो तेजी से अलाव की तरफ भागा, पर जैसे ही पास पहुंचा उसका कदम रुक गया। अलाव बुझ चुका था। चादर वहीं थी, पर मन्नू नहीं था। मन्नू! उसकी आवाज टूटती गई। अरे मन्नू, कहां गया रे? कोई जवाब नहीं, बस खेत की सरसराहट और कहीं दूर पानी गिरने की छपाक सी आवाज। हरिनाथ दौड़ा, लाठी को जमीन में गाड़ते हुए। आवाज खेत के उस हिस्से से आ रही थी जहां तालाब था। वो भागता गया। ठंडी मिट्टी उसके पैरों में चिपक रही थी, पर वो नहीं रुका। तालाब के पास पहुंचा तो देखा पानी में किसी की परछाई हिल रही थी। वो घुटनों के बल झुक गया। लालटेन दोबारा जलाई। रोशनी पानी पर पड़ी और उसमें किसी की चप्पल तैर रही थी, वही नीली चप्पल जो मन्नू पहनता था। उसका दिल जोर से धड़का। हे भगवान! उसने बिना सोचे लाठी फेंकी और पानी में उतर गया। ठंड इतनी तेज कि सांस जम जाए, पर उसने परवाह नहीं की। हाथों से पानी को टटोला और तभी कुछ उंगलियों जैसा उसके हाथ से टकराया। वो झटका खा गया। मन्नू! उसने पूरी ताकत से उसे खींचा। पानी छींटों में उड़ा और अगले पल मन्नू बाहर था। भारी सांसें, ठंड से अकड़ा बदन। हरिनाथ ने उसे खींचकर किनारे पर लिटाया। बेटा, बोल, कुछ बोल। मन्नू की पलकों में हरकत हुई। उसने कांपते होंठों से कहा, काका, कोई खेत में था। हरिनाथ सन्न रह गया। कौन था? मन्नू की आवाज बमुश्किल निकली। पता नहीं, चेहरा नहीं दिखा, बस ठंडी हवा चली और मैं फिसल गया। हरिनाथ ने उसे बाहों में लिया। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं। वो उसे आग की तरफ ले आया। लालटेन रखी, कपड़ों से पानी निचोड़ा और अपने मफलर से उसका चेहरा ढक दिया। आग की लौ दोबारा जली। हरिनाथ ने आसमान की ओर देखा। जिसने भी ये किया है वो अब इस खेत से नहीं बचेगा। उसकी आंखों में आग थी, सिर्फ इंसान की नहीं, मिट्टी की भी। रात अब बिल्कुल काली हो चुकी थी। आसमान में चांद भी जैसे डरकर बादलों के पीछे छिप गया था। हवा में मिट्टी, पानी और डर की गंध घुली हुई थी। मन्नू अब भी कांप रहा था और हरिनाथ उसकी धौंकनी जैसी सांसें सुन रहा था। आग की लपटें मध्यम थीं, पर हरिनाथ की आंखों में उससे ज्यादा तेज रोशनी जल रही थी। वो खड़ा हुआ, लाठी को कसकर पकड़ लिया और बुदबुदाया, अब बहुत हो गया। जिसने भी ये किया है वो आज बचेगा नहीं। मन्नू ने कमजोर आवाज में कहा, काका, मत जाइए, ठंड बहुत है, अंधेरा है। हरिनाथ ने उसकी ओर देखा। बेटा, खेत की मिट्टी डर से नहीं कांपती। जिस रात में डर जगे उसी रात में सच्चाई का दिया जलाना पड़ता है। वो लालटेन उठाकर आगे बढ़ा। मिट्टी उसके पैरों में चिपकती जा रही थी, पर उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हवा हर दिशा से बह रही थी, कभी ठंडी, कभी सिहरन भरी, कभी बिल्कुल खामोश। खेत के बीच पहुंचा तो देखा गेहूं की पंक्तियां अजीब ढंग से झुक रही थीं, जैसे किसी ने उनके बीच से होकर रास्ता बनाया हो। हरिनाथ उस रास्ते पर चलने लगा। हर 2 कदम पर पीछे मुड़कर देखता, पर अब खेत जैसे किसी और दुनिया में बदल चुका था। हर आवाज, हर सरसराहट, हर फुसफुसाहट उसके भीतर घुसती जा रही थी। अचानक किसी ने दाएं तरफ की झाड़ी में कुछ फेंका। थक थक की आवाज आई। वो चिल्लाया, कौन है वहां? फिर वही खामोशी। वो झाड़ियों की तरफ बढ़ा और लाठी से पत्तों को हटाया। अंदर कोई नहीं था, बस एक पुरानी रस्सी और मिट्टी में गड़े 2 गीले पांवों के निशान। उसकी रगों में खून सिहर गया। अभी अभी के हैं। वो झुककर उन्हें ध्यान से देखने लगा। नंगे पैर, गहरे निशान और मिट्टी में चिपकी पगड़ी का धागा। उसने उंगलियों से छुआ, अभी भी गर्म था। उसने झट से लालटेन ऊंची की और आवाज लगाई, रुक जा। कौन है तू? सामने आ। दूर गेहूं के बीच कुछ हिला, पहले धीरे धीरे, फिर तेज, जैसे कोई भाग रहा हो। हरिनाथ ने बिना सोचे भागना शुरू किया। भाग मत, रुक जा। उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। लाठी एक हाथ में, लालटेन दूसरे में और मिट्टी में उसके पैर गहराई तक धंसते जा रहे थे। ठंडी हवा उसके चेहरे पर चाकू की तरह लग रही थी, पर वो नहीं रुका। आगे गेहूं खत्म हुआ और खेत के पार पगडंडी शुरू हुई।
चांद की हल्की रोशनी में एक परछाई दिखी। कंधे पर कुछ उठा रखा था। हरिनाथ चिल्लाया, रुक जा, ये खेत मेरा है। परछाई तेजी से भागी। हरिनाथ ने भी अपनी सारी ताकत लगा दी। अरे ठहर, तेरे पैर मिट्टी में धंस जाएंगे, पर मैं तुझे पकड़ लूंगा। परछाई ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो तालाब की तरफ दौड़ पड़ी। हरिनाथ अब बस कुछ कदम पीछे था। सांसें टूट रही थीं, पर आंखों में सिर्फ एक आग थी, अपने खेत, अपनी मिट्टी और अपने विश्वास की रक्षा की। वो चिल्लाया, अगर तू इंसान है तो रुक जा, वरना ये मिट्टी तुझे खुद पकड़ लेगी। अगले ही पल वो परछाई फिसलकर तालाब के पास की मिट्टी में गिर गई। ढप की आवाज आई। हरिनाथ ने तुरंत लाठी से उसे पकड़ा और पीछे खींच लिया। लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो ठिठक गया। वो कोई अनजान नहीं था, वो था रामेश्वर, गांव का ही आदमी। वो जो पहले खेतों की निगरानी करता था और कुछ महीने पहले चोरी के इल्जाम में गांव छोड़ गया था। हरिनाथ की आंखें फैल गईं। तू तू यहां क्या कर रहा है? रामेश्वर का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो कांपते हुए बोला, काका, मैं चोरी नहीं कर रहा था, बस अपना पुराना सामान लेने आया था। हरिनाथ गरज उठा, झूठ बोलता है, तू ही था जिसने मन्नू को तालाब में धक्का दिया। रामेश्वर कांपते हुए बोला, कसम खाता हूं काका, मैं तो भाग रहा था, किसी और ने धक्का दिया। हरिनाथ ने लाठी उठाई। कौन कौन और? रामेश्वर की नजर खेत की तरफ गई। उसका चेहरा डर से सफेद हो गया। काका, वो रहा। हरिनाथ ने पीछे देखा। खेत के बीच लालटेन की धुंधली रोशनी में कोई खड़ा था। एक लंबा साया, चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी आंखें चमक रही थीं, ठंडी, सफेद और बिल्कुल स्थिर। हरिनाथ के हाथ कांपे। कौन है तू? वो साया चुप रहा। हवा फिर चली। गेहूं की बालियां एक साथ झुक गईं। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रामेश्वर डर के मारे पीछे हट गया। काका, ये इंसान नहीं है। हरिनाथ की लाठी कांपी, पर उसकी आंखें नहीं। इंसान हो या परछाई, उसने गरज कर कहा, अगर ये खेत छूने आया है तो आज यहीं गिरेगा। वो आगे बढ़ा। साया और करीब आया। दोनों के बीच बस कुछ कदमों का फासला रह गया। हवा की दिशा अचानक बदली और लालटेन की लौ तेजी से झिलमिलाई। हरिनाथ ने देखा, साये के पांव जमीन पर नहीं थे, वो बस तैर रहा था। रात अब अपने आखिरी पहर में थी, पर सन्नाटा वैसा ही गहरा, वैसा ही डरावना। हवा में वो सर्द खामोशी थी जिसमें पत्ते भी हिलने से डरते हैं। लालटेन बुझ चुकी थी और मिट्टी पर अभी भी हरिनाथ और रामेश्वर के पैर के निशान ताजा थे। रामेश्वर अब भी कांप रहा था। उसके होंठों से सिर्फ यही निकल रहा था, काका। वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था। हरिनाथ की सांसें भारी थीं, पर उसकी नजरें स्थिर। उसने मिट्टी की ओर देखा और कहा, चाहे जो भी था, ये खेत अब किसी को डराकर नहीं रखेगा। वो झुका, मिट्टी की मुट्ठी उठाई, हाथों से रगड़ते हुए बोला, जिस मिट्टी ने मेरे बेटे को लिया, जिसने इतने साल मुझे सजा दी, शायद अब वो बोलना चाहती है। रामेश्वर बोला, काका, मिट्टी कैसे बोलेगी? हरिनाथ ने मुस्कुराकर कहा, तूने कभी गौर किया है, जब खेत सूखता है तब वो कराहता है, और जब हरा होता है तब मुस्कुराता है। यही उसका बोलना है। वो धीरे से उठा। आग अब बुझ चुकी थी, बस थोड़ी सी राख बची थी। उसने लाठी से उसे कुरेदा और नीचे से एक छोटी सी चिंगारी निकल आई। वो मुस्कुराया, देख बेटा, यही आग इंसान को इंसान बनाए रखती है। अगर इसे जलाए रखो तो अंधेरा कुछ नहीं कर सकता। रामेश्वर धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, काका, मैं डर गया था। वो आंखें, वो हवा, वो आवाजें। हरिनाथ ने उसकी ओर देखा। डर मिट्टी से नहीं होता बेटा, वो हमारे अंदर पलता है, और जब हम अपने कर्मों से मुंह मोड़ लेते हैं तो वही डर साया बनकर लौट आता है। रामेश्वर की आंखें नीचे झुक गईं। काका, मैं पहले भी गलतियां कर चुका हूं। इस बार सोचा था कुछ नहीं करूंगा, बस यहां से अपना पुराना डिब्बा ले लूंगा, पर अब लगता है वो डिब्बा मेरे पापों से भारी था। हरिनाथ ने उसका कंधा थामा। जिसने पाप मान लिया, उसका आधा बोझ यहीं गिर जाता है, बाकी आधा इंसानियत उठा लेती है। वो दोनों खेत की मेड़ पर लौटे। मन्नू वहां बैठा कांप रहा था, पर उन्हें देखते ही उसकी आंखों में जान लौट आई। काका, आप ठीक है ना? हरिनाथ ने सिर हिलाया। ठीक हूं बेटा।
बस ठंड ने हमें आज फिर परखा है। मन्नू ने कहा, काका मैं कसम खाता हूं अब कभी इस खेत को अकेला नहीं छोड़ूंगा। हरिनाथ मुस्कुराया। खेत को रखवाली की नहीं, प्यार की जरूरत होती है बेटा। वो तीनों आग के पास बैठे। हरिनाथ ने चिंगारी को फूंक मारकर फिर से जलाया। थोड़ी देर में आग की लपटें फिर उठीं। उसकी रोशनी में सबके चेहरे चमक उठे, थके हुए पर उम्मीद से भरे हुए। हरिनाथ ने मिट्टी की ओर देखा और कहा, अगर वो साया सच में था तो शायद वो मेरे बेटे का रूप था। शायद वो मुझसे कहना चाहता था, बाबा अब डर छोड़ दो, मैं इस खेत में जिंदा हूं। रामेश्वर ने कांपते स्वर में कहा, काका क्या सच में ऐसा हो सकता है? हरिनाथ की आंखें नम हो गईं। मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती बेटा, वो सब याद रखती है, हमारी मेहनत, हमारी गलतियां और हमारा प्यार भी। आग की लपटें अब और ऊंची हो गईं। हरिनाथ ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, देख बेटा, ये आग और ये मिट्टी दोनों मिल जाएं तो इंसान का डर जल जाता है। इसीलिए मैंने कहा था ठंड से लड़ना मत, उसे अपनाना सीखो। मन्नू ने सिर हिलाया। अब समझ आया, जो खेत से भागेगा वो ठंड से भी हारेगा। हरिनाथ हंसा। और जो ठंड से लड़ते हुए खेत में खड़ा रहेगा उसे खुद मिट्टी आशीर्वाद देगी। तीनों ने आग की ओर देखा। धीरे धीरे हवा बह रही थी, पर अब वो काटने वाली नहीं बल्कि सुकून देने वाली थी। दूर मंदिर की घंटी फिर बजी। हरिनाथ ने आसमान की ओर देखा और बोला, जिस रात में इंसान डर को जीत ले वो रात हमेशा सवेरा बन जाती है। सूरज की हल्की लालिमा खेत के कोनों में उतरने लगी थी। लालटेन बुझी नहीं थी, बस धीमी थी, जैसे अब आराम करना चाहती हो। हरिनाथ ने उसे उठाया और कहा, चलो बेटा, अब खेत जाग गया है, अब आग हमें नहीं, हम आग को थामे रहेंगे। तीनों खेत की तरफ बढ़े। मिट्टी पर उनके कदमों के निशान पड़ते गए और ओस की बूंदें उन पर मोती बनकर चमकने लगी। हरिनाथ की आवाज़ हवा में गूंजी, अब ये खेत इंसान नहीं कर्म की रखवाली करेगा। सुबह की पहली किरण अभी अभी धरती पर उतरी थी। ओस की बूंदें चमकते मोतियों की तरह पत्तों पर लटक रही थीं और मिट्टी की महक हवा में फैल गई थी। वो महक जो रात की ठंड को भी भुला दे। हरिनाथ ने खेत की तरफ देखा, जहां रात में डर, दौड़ और साया था, अब वहां बस सुकून था। मन्नू और रामेश्वर दोनों उसकी बगल में खड़े थे। तीनों के चेहरे थके हुए थे, पर आंखों में एक अलग सी शांति थी। हरिनाथ ने मिट्टी पर हाथ फेरा। देखो बेटा, उसने कहा, रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सुबह हमेशा आ ही जाती है। मन्नू मुस्कुराया। काका, सच कहूं तो लगता है ये खेत अब जिंदा है। हरिनाथ ने उसकी ओर देखा। खेत हमेशा जिंदा रहता है बेटा, बस कभी कभी वो हमसे बात करना बंद कर देता है जब हम सुनना छोड़ देते हैं। रामेश्वर अब तक चुप था, उसकी आंखों में पछतावा था। वो बोला, काका मुझसे बहुत गलती हुई। मैं सोचता था मिट्टी बस जमीन है, पर अब समझ आया ये तो भगवान की सबसे सच्ची किताब है जिसमें हर कर्म लिखा होता है। हरिनाथ ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। जिसे अपनी गलती समझ आ जाए वो मिट्टी के सबसे पास होता है। वो नीचे झुका, मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और हथेली पर रख दी। देख बेटा, ये जो मिट्टी है ना, ये ठंडी तभी लगती है जब दिल ठंडा हो जाता है। जब इंसान का दिल गर्म रहता है तो ये मिट्टी भी आग जैसी लगती है। मन्नू ने कहा, काका अगर दिल की आग इतनी जरूरी है तो लोग उसे बुझने क्यों देते हैं? हरिनाथ मुस्कुराया, क्योंकि बेटा दिल की आग जलाना आसान नहीं होता। उसमें ईमान चाहिए, मेहनत चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए हिम्मत। रामेश्वर ने सिर झुका लिया। मेरे पास कभी हिम्मत नहीं थी, हर बार भाग गया, डर गया। हरिनाथ ने कहा, अब भागना छोड़ दे, ठंड से नहीं अपने अतीत से डर छोड़। देख, जब तू आज मेरे साथ खड़ा है तो मिट्टी ने तुझे माफ कर दिया है। तीनों ने एक साथ खेत की तरफ देखा। दूर गेहूं की बालियां हवा में हिल रही थीं, जैसे मुस्कुरा रही हों। हरिनाथ ने कहा, कल रात जब वो साया आया था तो मुझे लगा वो डर है, पर अब सोचता हूं शायद वो हमारे भीतर की ठंड थी जो हमें खुद से दूर कर रही थी। मन्नू ने सिर हिलाया। काका अब लगता है डर भी जरूरी होता है, क्योंकि डर के बिना हिम्मत की कीमत कौन समझेगा। हरिनाथ की आंखों में चमक आई। बिल्कुल सही कहा बेटा, जिसने डर को समझ लिया वो जिंदगी से जीत गया। सूरज अब पूरा निकल आया था।
खेत की मिट्टी पर सुनहरी चमक बिखर गई। हरिनाथ ने अपनी धोती का किनारा ऊपर किया और मिट्टी में पैर डालते हुए बोला, देख बेटा, ठंड का मौसम खत्म नहीं हुआ, पर अब हमें ठंड नहीं लगती, क्योंकि अब हमारी सांसों में गर्मी है। रामेश्वर ने कहा, काका, क्या मैं भी अब यहां काम कर सकता हूं? हरिनाथ ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बेटा, ये खेत तेरा उतना ही है जितना मेरा। उसने तीनों के लिए मिट्टी का पानी छिड़का। अब ये खेत हम तीनों का है, एक जिसने डर को हराया, एक जिसने सच्चाई को समझा और एक जिसने दोनों को मिट्टी में बो दिया। मन्नू ने हंसते हुए कहा, काका, अब तो लगता है ये खेत हमारा घर है। हरिनाथ ने मुस्कुराकर कहा, घर वहीं होता है जहां ठंड से बचाने के लिए दिल की आग जलती रहे। तीनों ने हाथों से मिट्टी उठाई और माथे पर लगाई। हवा फिर चली, पर अब वो काटने वाली नहीं थी, अब वो दुलार जैसी थी। गेहूं की बालियां झूमी, पक्षियों ने गाना शुरू किया और सूरज की गर्मी उनके चेहरों पर उतर आई। हरिनाथ ने धीरे से कहा, देखो बेटा, ये जो सूरज है ये बाहर नहीं, हमारे अंदर उगा है। और सच में उस पल ठंड गायब हो गई थी। सिर्फ मिट्टी की खुशबू थी, आग की लपटें थीं और 3 दिलों की गर्मी जो किसी सर्द रात से बड़ी थी। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। खेत की हर बाल, हर कोना, हर मिट्टी का कण सुनहरी रोशनी में नहा गया था। रात की ठंड, डर और अंधेरा मानो किसी पुराने किस्से की तरह पीछे छूट गए थे। हरिनाथ ने मिट्टी पर झुककर माथा टेका। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा, तेरे भरोसे ने हमें आज जिंदा रखा है। गांव की तरफ से धीरे धीरे लोगों की आवाजें आने लगीं। कुछ बच्चे तालाब की ओर जा रहे थे, कुछ औरतें पानी भरने। सबकी नजरें खेत की तरफ टिक गईं, जहां धुआं उठ रहा था और 3 साएं काम में लगे थे। रामेश्वर हल चला रहा था, मन्नू पानी का टब भर रहा था और हरिनाथ किनारे बैठकर मिट्टी में बीज डाल रहा था। हर कोई उन्हें देख रहा था, पर किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि ये वही बूढ़ा किसान है जिसके बारे में कल रात तक सब कहते थे। अब वो खेत संभाल नहीं पाएगा। बस्ती की ओर से शंभू आया, जो गांव का चौकीदार था। उसने हाँफते हुए पूछा, काका, कल रात यहां क्या हुआ? सारी बस्ती में अफवाह है कि खेत में कोई भूत देखा गया। हरिनाथ ने हंसकर जवाब दिया, भूत तो नहीं देखा बेटा, पर डर जरूर मिट्टी में गाड़ दिया है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे रात का साया अब किसी पुरानी किताब में बंद हो गया हो। मन्नू ने आगे बढ़कर कहा, काका के खेत में अब इंसानियत की फसल उग रही है, डर की नहीं। लोग इकट्ठा होने लगे। कोई कह रहा था, देखो, ये वही मन्नू है जो चोरी करता था। कोई कह रहा था, रामेश्वर तो भाग गया था, वो कैसे लौट आया? हरिनाथ ने सबकी ओर देखा और शांति से बोला, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, अगर उसमें अपनी गलती मानने की हिम्मत हो। भीड़ शांत हो गई। किसी के पास जवाब नहीं था, सिर्फ हवा थी जो खेत के ऊपर से गुजरती हुई हर शब्द को अपने साथ बहा ले जा रही थी। फिर हरिनाथ ने मिट्टी उठाई और सबके सामने कहा, देखो इस मिट्टी को, इसमें हम सबका पसीना है, हम सबकी थकान है, हम सबके सपने हैं। तो डर कैसा? शंभू ने कहा, काका, रात में जो साया था वो क्या था? हरिनाथ ने मुस्कुराकर कहा, शायद वो हमारी अपनी परछाई थी बेटा, जो हमें हमारी भूलें याद दिलाने आई थी। कभी कभी ईश्वर खुद नहीं आता, बस हमारी गलती को रूप दे देता है। रामेश्वर की आंखें भर आईं। उसने सबके सामने कहा, काका सच कहते हैं, जिस मिट्टी से डरते थे वो ही अब हमें जीना सिखा रही है। मन्नू बोला, कल रात हमने ठंड नहीं झेली थी, हमने अपनी गलती का ताप झेला था, अब वो खत्म हो गया है। गांव के बुजुर्ग, बच्चे और औरतें सुनते रहे, जैसे कोई पुरानी कहानी जीवंत होकर खेत में खड़ी हो गई हो। किसी ने कहा, काका, आप जैसे लोग ही गांव को गर्म रखते हैं, वरना ठंड तो अब दिलों में भी उतर गई है। हरिनाथ मुस्कुराया, दिल की आग को बस एक काम देना होता है बेटा, किसी और की ठंड मिटाना। बस वही पूजा है, वही इंसानियत है। धीरे धीरे लोग लौटने लगे। खेत अब सिर्फ एक खेत नहीं रहा था, वो गांव का आईना बन गया था, जहां हर किसी ने खुद को देखा, अपने डर को पहचाना और अपनी ठंड को पिघलता हुआ महसूस किया। मन्नू ने पूछा, काका, अब रात को रखवाली कौन करेगा? हरिनाथ ने हंसते हुए कहा, अब खेत की रखवाली खेत खुद करेगा बेटा।
हमने डर नहीं छोड़ा, हमने उसे अपना साथी बना लिया है। सूरज अब पूरी तरह चढ़ चुका था। रोशनी खेत के बीचों बीच गिर रही थी, जहां रात में लालटेन बुझी थी। अब वहां मिट्टी पर एक छोटा पौधा फूटा था, वही बीज जो हरिनाथ ने ठंड में बोया था। वो झुका, उसने धीरे से मिट्टी हटाई और मुस्कुराकर बोला, देख बेटा, ये रहा हमारी हिम्मत का पहला फल। मन्नू और रामेश्वर दोनों झुक गए। मन्नू ने कहा, काका, ये पौधा भी शायद ठंड से डरता होगा। हरिनाथ बोला, डरता होगा, पर देख, उग तो गया ना। वो उठकर आसमान की ओर देखता है। धूप आंखों में पड़ती है, पर उसे तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जब दिल में उजाला हो तो आंखें कभी नहीं चुभती। खेत अब सांस ले रहा था। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और हिम्मत की गर्मी थी। हरिनाथ ने अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, अब ये खेत सिर्फ मेरा नहीं, ये गांव का है, हर उस इंसान का जिसने ठंड में भी गर्मी की उम्मीद नहीं छोड़ी। सूरज की किरणें अब उनकी आंखों में उतर आईं और मिट्टी में वही चमक थी जो इंसान के दिल में तब होती है जब वो खुद से डरना छोड़ देता है। अब वो खेत सिर्फ हरिनाथ का नहीं रहा था, वो पूरे गांव का गौरव बन गया था। जिस खेत को लोग बूढ़े किसान का पागलपन कहते थे, वो अब सबकी जुबान पर गरम मिट्टी बन गया था। हर गली, हर चौपाल, हर घर में उस रात की कहानी हवा की तरह फैल रही थी। सुना तुमने, हरिनाथ काका के खेत में कोई चमत्कार हुआ है। गांव के बच्चे सुबह सुबह खेत की मेड़ तक दौड़कर जाते, मिट्टी को छूते और मुस्कुराकर कहते, देखो, यहां तो ठंड कम लगती है। औरतें तालाब से लौटते वक्त रुक कर देखती, कहती, भाई, ये खेत तो अब भगवान का आंगन लगता है। यहां तक कि गांव का मुखिया, जो सालों से हरिनाथ को ताने मारता था, अब खुद एक दिन शाम को उसके पास आया। वो धीमे से बोला, काका, सुना है आपकी मिट्टी में अब डर नहीं रहता। हरिनाथ मुस्कुराया, डर तो अब भी है बेटा, बस हमने उसे अपना साथी बना लिया है। मुखिया थोड़ा हैरान हुआ, कैसे? हरिनाथ ने मिट्टी पर हाथ फेरते हुए कहा, डर वो दिया है जो बुझ जाए तो अंधेरा आ जाता है, पर अगर उसे जलाए रखो तो रास्ता दिखाता है। बस मैंने डर को जलाए रखा। मुखिया ने सिर झुका लिया। काका, आपसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। मन्नू वहीं पास बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, काका, अब सिर्फ खेत नहीं संभालते, लोगों के दिल भी गर्म करते हैं। सब हंस पड़े, पर उस हंसी में ठंड की जगह गर्मी थी। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि अब हर सर्द रात में बारी बारी से कोई ना कोई किसान हरिनाथ के खेत के पास आकर अलाव जलाएगा, ताकि कोई अकेला ना रहे। हरिनाथ ने कहा, क्योंकि ठंड इंसान को नहीं, अकेलापन तोड़ता है। उस शाम गांव की चौपाल में आग जलाई गई। सब लोग जुटे, बच्चे, औरतें, जवान, बुजुर्ग, सबने मिलकर हाथ फैलाए। हरिनाथ बीच में बैठा था। किसी ने पूछा, काका, उस रात जो साया था वो सच था या सपना? हरिनाथ ने मुस्कुराकर कहा, साया तो हर किसी के साथ चलता है बेटा, बस फर्क इतना है कि कोई उसे डर मान लेता है और कोई पहचान। चौपाल में सन्नाटा छा गया। हर शब्द जैसे किसी के दिल में उतर गया। फिर उसने आगे कहा, वो साया हम सबके भीतर था। जिस दिन हमने सच बोला, मेहनत की, वो खुद मिट गया। गांव की औरतें बोल उठीं, काका, लगता है आपसे डर भी डरता होगा। हरिनाथ ने हंसकर कहा, डर तो मिट्टी जैसा है बेटी, जिससे भागोगे वही पीछा करेगा, जिसे छुओगे वो अपना बन जाएगा। वहीं बैठा मन्नू अपने दोनों बेटों को गोद में लिया था। उसने कहा, काका, अब मैं अपने बच्चों को यही सिखाऊंगा कि खेत में बीज डालने से पहले दिल में भरोसा डालना जरूरी है। हरिनाथ ने उसकी ओर देखा। सही कहा बेटा, जो दिल में बीज बोता है वो जिंदगी भर फसल काटता है। पास बैठे छोटे बच्चे आपस में फुसफुसाने लगे, हरिनाथ काका के खेत में भगवान रहता है। किसी ने हंसकर कहा, भगवान नहीं रे, वो उनकी मेहनत और हिम्मत है। धीरे धीरे सूरज ढल गया। आग की लपटें चौपाल के बीच ऊंची उठी। हरिनाथ ने अपने दोनों हाथ आग के ऊपर फैलाए, आंखें बंद की और बोला, हे ईश्वर, अगर तू कहीं है तो बस इस आग में रहना, ताकि कोई भी ठंडी रात इंसान से बड़ी ना हो सके। सब लोग मौन हो गए। सिर्फ आग की छटकती हुई आवाज थी और उस गर्मी में वो सुकून जो किसी मंदिर की आरती जैसा था। रात बढ़ी, पर ठंड कम हो गई थी। लोग धीरे धीरे उठकर घर लौटने लगे। हरिनाथ आखिरी तक बैठा रहा, आग के पास,
लाठी हाथ में, आंखें मिट्टी पर। वो मुस्कुराकर बोला, अब गांव जाग गया है। दूर से हवा आई, धीमी पर गर्म, जैसे मिट्टी ने खुद कहा हो, अब कोई अकेला नहीं। रात फिर उतर आई थी, वही ठंड, वही सन्नाटा। पर अब उस सन्नाटे में डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था, जैसे हवा खुद धीरे धीरे सोना चाहती हो। खेत के बीचों बीच छोटा सा अलाव जल रहा था। उसके पास हरिनाथ बैठा था, धीरे धीरे लाठी पर झुका हुआ। आंखों में थकान थी, पर चेहरे पर मुस्कान। दूर मन्नू और रामेश्वर बारी बारी से पानी का कनस्तर भर रहे थे, और हर बार जब वो लौटते तो हरिनाथ कहता, धीरे चलो रे, मिट्टी को चोट मत लगाना। आसमान में तारे साफ थे और हवा में गेहूं की खुशबू घुली थी। मन्नू ने पास आकर कहा, काका अब आप आराम कर लो, हम रखवाली कर लेंगे। हरिनाथ मुस्कुराया, अरे पगले, किसान का आराम तो फसल कटने के बाद होता है। जब तक मिट्टी सांस ले रही है, मैं कैसे सो जाऊं। वो धीरे से अलाव की ओर झुका, थोड़ी राख हटाई और नीचे की लपट्टों को हवा दी। आग फिर भड़क उठी, उसकी चमक उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर नाच उठी, हर लकीर जैसे किसी कहानी की पंक्ति हो। जानते हो बेटा, वो बोला, इस आग और इस मिट्टी में कोई फर्क नहीं, दोनों ही इंसान को गढ़ती हैं, एक बाहर से, एक अंदर से। मन्नू ने सिर झुका लिया, काका आपसे बात करते हुए लगता है मानो हम किसी किताब से नहीं, खुद जिंदगी से सीख रहे हैं। हरिनाथ हंसा, जिंदगी किताब नहीं होती बेटा, ये तो मिट्टी की तरह है, जो जितना झुकेगा उतना सीखेगा। रामेश्वर ने पास आकर पूछा, काका अब जब ठंड खत्म हो जाएगी तो क्या आप शहर नहीं जाओगे अपने बेटे से मिलने। हरिनाथ की आंखों में एक हल्की चमक आई। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिस बेटे को मैंने मिट्टी में खोया वो अब हर बाल में, हर फसल में, हर सांस में है। शहर जाकर क्या ढूंढूं। हवा चली, आग की लपटें लंबी हुईं। हरिनाथ ने आंखें बंद की, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। तुम दोनों को पता है, वो बोला, जब मैं जवान था तो हर ठंडी रात में अपनी औरत और बेटे के साथ यही खेत जोता करता था। तब मैं सोचता था जिंदगी बस रोटी उगाने का नाम है, पर अब समझ आया जिंदगी तो उन रोटियों की खुशबू बांटने का नाम है। मन्नू की आंखें भर आईं। काका अगर आप ना होते तो शायद मैं आज भी ठंड में डरकर कांप रहा होता। हरिनाथ ने उसका सिर सहलाया, नहीं बेटा, तू खुद मजबूत था, बस किसी को तेरे अंदर की आग दिखानी थी। रामेश्वर ने धीरे से पूछा, काका अब आपको ठंड लगती है। हरिनाथ मुस्कुराया, ठंड? अब नहीं बेटा, अब तो लगता है हवा भी अपनी लगती है, कभी वो थपकी देती है, कभी कहानी सुनाती है। रात और गहरी हो गई। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, फिर गांव के मंदिर की घंटी बजी। हरिनाथ ने लाठी जमीन पर टिकाई, आंखें बंद की और आसमान की ओर देखा। हे ईश्वर, वो बोला, अगर तू सच में है तो अब इस खेत की रखवाली तू कर। मेरे हाथ अब थक गए हैं, पर मेरा दिल अब भी गर्म है। तू बस ये आग बुझने मत देना। हवा चली और मिट्टी से एक हल्की सौंधी खुशबू उठी। आग की लपटें नरम हो गईं। हरिनाथ ने धीरे से लाठी पकड़ी, उठने की कोशिश की, पर फिर वहीं बैठ गया। लगता है अब खेत को मेरी जरूरत नहीं रही। उसने मिट्टी पर हाथ रखा, जैसे किसी बच्चे के सिर पर। अब तू संभाल ले बेटा। धीरे धीरे उसकी आंखें झपकने लगीं। मन्नू ने देखा, काका अब भी मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। उसने धीरे से कहा, काका सो गए क्या। कोई जवाब नहीं आया, बस हवा चली, गर्म और सुकून भरी। आसमान में चांद निकला, आग की राख पर एक किरण गिरी, और उसी खेत में जहां कभी डर, ठंड और साया था, अब बस शांति थी। सुबह जब गांव वाले आए तो हरिनाथ की देह मिट्टी के पास थी, चेहरे पर वही मुस्कान, हाथ में लाठी और सामने खेत, पूरा हरा, पूरा जिंदा। गांव वाले बोले, देखो काका ने सच कहा था, मिट्टी उसे अपने पास बुला ही लेगी। उस दिन से लोग कहते हैं जब भी ठंड बढ़ती है, हरिनाथ काका का खेत और गर्म हो जाता है। रात को वहां से गुजरने वाले कहते हैं वो अब भी रखवाली करते हैं, बस अब उनकी लाठी की आवाज हवा में गूंजती है। मिट्टी ने अपने बेटे को अपने पास रख लिया था, और अब हर सर्द रात जब खेत पर ओस गिरती है तो हवा में वही सुकून तैरता है। ठंड चाहे कितनी भी हो, दिल की गर्मी कभी नहीं मरती। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह सच में पसंद आया।
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा और मेरी टीम का मनोबल कम होता है। और जब हमारी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फ़ोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।